सुप्रभात। आज हम सीखेंगे समास। तो आइए पहले ये समझते हैं कि समास होता क्या है, समास का अर्थ क्या है। समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण, यानी हमें अपनी बातों को यदि संक्षेप में कहना हो तो वहाँ हम समास का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने बोला रात ही रात में, इसके लिए रातों रात, पेट भर के, भर पेट, रात और दिन, रात दिन। प्रधान है जो अध्यापक, प्रधानाध्यापक। मुरली को धारण करने वाला, मुरलीधर। यहाँ हमने देखा कि कैसे कई पदों को मिलाकर जो शब्द बने हैं उसको हम एक शब्द में परिवर्तित किए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समास के द्वारा हम संक्षेप में अपनी बातों को बोलते हैं या लिखते हैं। तो आइए आगे देखते हैं समास क्या है और इसकी परिभाषा। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। जैसे गंगाजल, राजपुत्र, विद्यालय। अब यहाँ देखिए, ये शब्द है गंगाजल। गंगाजल में दो पद हैं, अलग अलग दो पद हैं। पहला पद है गंगा और दूसरा पद है जल। ऐसे ही राजपुत्र एक शब्द है जिसमें दो अलग अलग पद हैं। राजपुत्र, राजा का पुत्र। राजा एक पद है और पुत्र दूसरा पद है। तो जो पहला आता है उसको हम कहते हैं पूर्व पद, और अंतिम वाला जो पद होता है उसको हम कहते हैं उत्तर पद। विद्यालय, विद्या का आलय, इसमें भी दो पद है, विद्या और आलय। तो इस तरह से पहले ये समझेंगे कि हर समासिक शब्द में दो पद अवश्य होंगे। पहले जो पद आया उसको हम बोलेंगे पूर्व पद, और बाद में जो पद आया उसको क्या बोलेंगे, उत्तर पद। जब समस्त पदों को वापस पृथक किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं। यानी समासिक के शब्दों को जब हम अलग अलग करते हैं, पृथक करते हैं, उसको हम विग्रह करना बोलते हैं। जैसे हमने अभी देखा गंगाजल, इसको विग्रह किए तो क्या हुआ, गंगा का जल। विद्यालय एक शब्द है, इसको विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, विद्या के लिए आलय। इस तरह से समास में हम शब्दों को संक्षेप में लिखना सीखते हैं। अब आइए देखते हैं समास के भेद कितने हैं। समास के 6 भेद माने गए हैं। पहला तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। अभी हमने पढ़ा था पूर्व पद और उत्तर पद, तथा पूर्व पद गौण होता है। एक और इसकी पहचान है, इसको विग्रह करने पर कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। जब विग्रह करेंगे तो इसके बीच में कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, कारक है, संबंध कारक। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। गंगा तट, गंगा का तट। बच्चे एक चीज समझिए, कैसे इसको हम अपने दिमाग में बिठाएंगे। अब इसमें कह रहा है उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद यानी अंतिम पद प्रधान होता है। जैसे हमने बोला राजपुत्र, तो हमारे सामने किसकी छवि आती है, एक लड़के की छवि आती है जो राजा का पुत्र है। पॉकेट मार, तो हमें पॉकेट का ध्यान नहीं आता है, पॉकेट मारने वाला जो चोर है उसकी छवि आती है। हस्तलिखित, लिखा हुआ, हाथों के द्वारा लिखा हुआ। हथ घड़ी, यदि हम बोलते हैं हाथ में पहनने वाली घड़ी, तो हमारे सामने हाथ का चित्र नहीं आता है, घड़ी की चित्र आती है। तो इस तरह से हम इसको यूं समझ सकते हैं कि जिसका उत्तर
पद प्रधान होता है, पूर्व पद गौण होता है, और जब हम इसको विग्रह करते हैं तो इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये होता है तत्पुरुष समास। अगला देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? इसमें पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य, यानी पहला पद दूसरे पद की विशेषता को बता रहा है। जैसे दही बड़ा, बड़े की विशेषता क्या है? बड़े की विशेषता यह है कि वो दही में डूबा हुआ है। नीलकंठ, कंठ की विशेषता यह है कि वो नीला है। प्रधानाध्यापक, अध्यापक का विशेषता है कि वो प्रधान है। अथवा हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। लेकिन सीधे सीधे शब्दों में इसको समझना आसान है। इस तरह से आप समझिए कि यहाँ पहला पद दूसरे पद की विशेषता को बताता है। जैसे नीलकमल, कमल की विशेषता वह है कि वो नीला है। इसको विग्रह करेंगे तो क्या होगा? नीला है जो कमल। नीलकंठ, कंठ की विशेषता है कि वो नीला। इसको विग्रह करेंगे तो कैसे लिखेंगे? नीला है जो कंठ, उस कंठ की विशेषता है। बैलगाड़ी, बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी, तो गाड़ी की विशेषता यह है कि वो गाड़ी बैलों के द्वारा खींची जाती है। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, वो प्रिय है किसके तरह? प्राणों के समान, अपने प्राण के समान प्रिय है। तो ये इसकी विशेषता हुई। इस तरह से याद रखिए कि कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। अगला देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास का पहचान ये है जहाँ समस्त पद के पूर्व पद में संख्यावाचक विशेषण होता है, वहाँ द्विगु समास होता है। साधारण शब्दों में इसको यूँ समझिए कि जिस समासिक शब्द में पहला पद संख्यावाची होता है, वो यानी नंबर वाला होता है, वो द्विगु समास है। जैसे चौमासा, 4 मासों का समाहार। जब हम इसको विग्रह किए तो पहला पद हुआ 4। 4 क्या है? नंबर है, संख्या है। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। पहला पद क्या है? संख्यावाची है, 3 है। पंजाब, 5 आभों का समाहार। पहला पद क्या है? 5 है, ये संख्यावाची है। कुछ और उदाहरण लेते हैं, जैसे दोपहर, 2 पहरों का समाहार। पहला पद संख्यावाची। नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार, यानी इसमें भी पहला पद संख्यावाची। तो इसको बिल्कुल साधारण तरह से याद कर लो बच्चे कि इसमें द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, वही द्विगु समास होता है। अगला देखते हैं क्या है? द्वंद्व समास। जिस समास पद में दोनों पद समान है वहाँ द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व, द्वंद्व यानी झगड़ा, आपस में दोनों बराबर है, कोई किसी से कम नहीं है। ना तो पहला पद प्रमुख है ना दूसरा पद प्रमुख है, दोनों एक समान है। जब इसको विग्रह करते हैं तो इसमें क्या होता है? या, अथवा, और का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें दोनों पदों को मिलाते समय जो योजक होता है वो लुप्त हो जाता है। और कैसे? जैसे हमने ये देखा एग्जाम्पल, गंगा यमुना। जब इसको विग्रह करेंगे तो क्या होगा? गंगा और यमुना। माता पिता, माता और पिता। दाल रोटी, दाल और रोटी। अमीर गरीब, अमीर या गरीब। खट्टा मीठा, खट्टा या मीठा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि द्वंद्व समास में दोनों पद समान होते हैं, और जब इसको हम विग्रह करेंगे तो
या, और, अथवा इत्यादि योजक का प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं क्या है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें पहला पद अव्यय होता है। इस प्रक्रिया में बना समस्त पद भी अव्यय के भांति ही कार्य करता है। क्योंकि पहला पद ही अव्यय है तो ये समस्त पद अव्यय बन जाएगा। अव्यय शब्द क्या होता है, एक बार याद करिए। अव्यय वह शब्द होते हैं जो अपना रूप नहीं बदलते। विकारी और अविकारी आपने पढ़ा था पहले। तो अव्यय शब्द चाहे लिंग बदल जाए, चाहे वचन बदल जाए, लेकिन वो शब्द अपना रूप नहीं बदलते। जैसे आजन्म, जन्म से लेकर, अब इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे लड़की आजन्म अंधी है, लड़का आजन्म अंधा है, यानी लिंग बदल गया लेकिन ये शब्द नहीं बदला। प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष, मैं प्रतिवर्ष यहाँ आती हूँ, हम सब प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं। वचन बदल गया लेकिन ये शब्द नहीं बदला। भरपेट, मैं भरपेट खाना खाती हूँ, तुम भरपेट खाना खाते हो, हम सब भरपेट खाना खाते हैं। राम भरपेट खाना खाता है, सीता भरपेट खाना खाती है। यहाँ क्या देखा हमने, लिंग बदल गया, वचन बदल गया, लेकिन ये शब्द नहीं बदला। तो अव्यय शब्द जो होते हैं अविकारी, वो अपना रूप परिवर्तित नहीं करते हैं। कुछ और उदाहरण इसके देखते हैं। निडर, डर रहित, जब इसको विग्रह करेंगे। गांव, गांव, इसको विग्रह करने पे क्या होगा, प्रत्येक गांव। साफ, साफ, बिल्कुल साफ। इस तरह से ऐसे शब्द जिसका पहला पद अव्यय हो उसको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। आगे बहुब्रीहि समास, जहाँ पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। यानी इसमें ना तो पहला पद प्रमुख है ना ही दूसरा पद प्रमुख है। यहाँ किसी तीसरे पद की बात हो रही है, किसी तीसरे की ओर संकेत किया जा रहा है, ये होता है बहुब्रीहि समास। जैसे दशानन, दस है आनंद, मुख जिसके, किसके, रावण, इसके लिए तीसरा पद आया है, वो है रावण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। गोपाल, गो का पालन करने वाला, अर्थात कृष्ण। त्रिलोचन, तीन है लोचन, आँख जिसके, अर्थात शिव। तो इसमें हमने ये देखा कि पहला और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। कुछ और उदाहरण देखते हैं। कन फटा, कान है फटा जिसका, अर्थात फकीर। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, यानी यहाँ भी हम किसी तीसरे के तरफ इशारा कर रहे हैं। दिगंबर, दिशाएं हैं वस्त्र जिसके, नग्न। ठीक है, तो यहाँ हमने ये देखा कि जहाँ किसी तीसरे की बात आती है, तीसरे की ओर दोनों पद मिलकर संकेत करते हैं, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। तो बच्चे, आज हमने सीखा समास और समास के भेद। मिलते हैं अगली कक्षा में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय।